हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेंट्रोसोम डिस्कस करेंगे। सेंट्रोसोम डिस्कस करने से पहले दो तीन टर्म्स ऐसे आते हैं जो बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स और एक टर्म आता है सेंट्रोमेयर जो कि सेल डिवीज़न में देखेगा। तो कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। तो ये तीनों टर्म्स एक तरह से अलग अलग हैं। हाँ, जो सेंट्रियोल्स है और सेंट्रोसोम ये काफ़ी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर क्या है? सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो क्रोमोसोम्स आपस में जो जुड़े होते हैं वो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं और वो सेंट्रोमेयर ही जाके माइटोटिक स्पिंडल से अटैच होता है। तो सेंट्रोमेयर जब हम पढ़ेंगे तो वो सेल डिवीज़न जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये दो टर्म्स जो है कोरिलेटेड है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है भाई? सेंट्रोसोम जो एक ऐसे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस के वेरी क्लोज होता है, न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है। और जब ये सेल डिवीज़न के दौरान जब एस फेज चल रहा होता है तो ये एस फेज में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी फेज़ में, एस फेज़ में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसी एस फेज़ में फिर ये सेंट्रोसोम भी डबल होते हैं। क्योंकि सेल डिवीज़न होने जा रहा है, माइटोसिस होने जा रही है, तो अलग अलग सेंट्रोसोम चाहिए, अलग अलग डॉटर सेल्स अलग अलग सेंट्रोसोम लेके सेपरेट होंगे, इसलिए इनको पहले डबल होना पड़ता। तो डीएनए के साथ साथ एस फेज़ में सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट बनाता है अपना, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है भाई? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है ये, और न्यूक्लियस के बहुत ही पास में ये ऑर्गेनेल होता है। मैंने ये काफ़ी मैग्नीफाई करके एक तरह से इसको दिखाया है मैंने डायग्राम में। तो सेंट्रोसोम में एक पेयर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। इनके सेंट्रोसोम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सेंट्रियोल होता है एक पेयर, और ये तो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक सेंट्रियोल ये दिख रहा है तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरीके से दिखेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। और यही इसके अराउंड, इसी के अराउंड ये पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है। क्या होता है? ये जो दिखाया है हमने, ये पूरा पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। इन मटेरियल्स में एक तरह से 50 to 100 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और उनमें भी मेनली गामा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मेजर तरह से यहाँ से रहते हैं। और वही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं इन्हीं ट्यूब्यूलर प्रोटीन से। तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं लेकिन मेन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल में। तो इन्हीं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बन रहे हैं वही माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर ये जो सेंट्रियोल है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना हुआ है। ये जो वन पेयर सेंट्रियोल परपेंडिकुलर दिख रहा है ये भी किस तरीके से अरेंज्ड हैं, देखिए ये सर्कुलर, अगर इसका सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है भाई? देखो 1 1 2 3 यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये एक ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये एक तरह से सब ट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं। तो ट्रिपलेट फॉर्म में यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल इस क्लस्टर में, फिर 3 इस तरीके से सर्कुलरली ट्रिपलेट फॉर्म में 9 क्लस्टर। इस तरीके के ट्रिपलेट फॉर्म में कितने क्लस्टर होते हैं? 9 क्लस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम दिखेगा, क्लियर दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ट्रिपलेट फॉर्म में है 1 2 3, 3 ट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड हैं 9 क्लस्टर्स में। तो ये एक सेंट्रियोल है, इसी तरीके से दूसरा सेंट्रियोल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है भाई। तो ये सेंट्रियोल्स का काम क्या है? एक तरह से सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब डॉटर सेल, जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, दोनों न्यूक्लियस
के जो न्यूक्लियर इन्वेलप हट जाएगा और क्रोमोसोम्स फ्री हो जाते हैं, तो ये जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम और दूसरा में 2 सेंट्रोसोम हो जाएंगे ना, तो एक सेंट्रोसोम इधर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूवमेंट करेंगे और इन्हीं पेरिस सेंट्रियोलर मटेरियल से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का रेडिएशन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट होंगी और वो ही बनाएंगी माइटोटिक स्पिंडल। ध्यान दीजिए, पेरिस सेंट्रियोलर मटेरियल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पिंडल के फॉर्म में, सेल डिवीज़न के दौरान एक स्पिंडल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिनको माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। और वो किन के बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो सेल डिवीज़न में सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए, इनका प्रयोग होता है एक तरह से सेंट्रोसोम का। ठीक है भाई, तो ये हो गया सेंट्रोसोम किस तरीके से अरेंज है, 9 क्लस्टर ऑफ ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सेंट्रोसोम। एक और ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे आज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे, लिपिड बनेंगे, स्ट्रॉइड बनेंगे। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, पोर्स दिख रहे हैं, देखिए, इसी से ये कम्युनिकेटेड होते हैं, इन्हीं से डायरेक्ट अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। ये मेम्ब्रेन है इनमें, इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए, इस तरीके से ट्यूब्यूल फॉर्म में है, इनको हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ल्यूमेन है, इनका ल्यूमेन पार्ट है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। दीज आर द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह से होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी सरफेस रफ होती है, इसलिए रफ कहते हैं। और रफ क्यों होती है? इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स किस लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब प्रोटीन राइबोसोम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होंगे किसी प्रोटीन्स के, तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं वो ये राइबोसोम्स बनाएंगे और वो फिर प्रोटीन्स जो बना वो फिर इस ल्यूमेन में आ जाते हैं, इन ल्यूमेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ वो इंट्रासेलुलरली जो है यूज़ हो सकता है, किसी सेल ऑर्गेनेल्स दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ से आके ये गोल्जी बॉडी के थ्रू, गोल्जी बॉडी में अपना जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर गोल्जी बॉडी फर्दर इसको मॉडिफाई पैकेज करके फिर इसको सेल के बाहर, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल से गोल्जी बॉडी, तो उसको सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर यूटिलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोर कर सकता है, इसको रिलीज़ कर सकता है ताकि दूसरी जगह भी यूज़ हो सके। और कुछ जो प्रोटीन होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो बना लेगा, उसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इनकी जो प्रोटीन है कहीं भी यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स इनके सरफेस पे होते हैं। कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में, साइटोसॉल में फ्रीली पड़े होते हैं।
तो वो जो राइबोसोम्स वहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर ही यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है वो सेल के बाहर भी यूटिलाइज हो सकते हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, वहाँ भी यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए जाना जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दूसरे टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ मतलब इनके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इनके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। इनके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिपिड सिंथेसाइज करेंगे, इनके पास कोलेस्ट्रॉल बना देंगे, ये कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड भी बना देंगे ये, और ये जो लीवर में होंगे, ये कुछ लीवर में वाले होंगे, ये एक तरह से लिपिड प्रोटीन तो ग्लाइकोलिपिड भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ प्रोटीन तो नहीं बनते हैं, लेकिन लिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल इनकी सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहे जाते हैं। अच्छा, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि लीवर में है, तो लीवर में ये एक तरह से डिटॉक्सिफाई, ऐसे इनके पास एंजाइम्स होते हैं कि इनको ये ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं। अच्छा, कुछ मसल्स में होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हम स्केलेटल मसल्स में इनको हम कहने लगते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे पढ़ेंगे मसल्स में, वो एक तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टाइप है। तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है एक तरह से, वहाँ हमने नाम दे दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कैल्शियम को स्टोर करते हैं और फिर कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे ताकि मसल कंट्रैक्शन हो सके। जब तक कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा, जब तक मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इनका वर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो भी फॉर्मेशन करेंगे, ये लिपिड बना रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं, स्टेरॉइड बना रहे हैं, जो भी ये रफ और स्मूथ जो भी बना रहे हैं, ये सारा कुछ ल्यूमेन में ही ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से और मॉडिफाई होते जाएंगे। जो इनका एंड है यहाँ पे इस तरीके से ये एक तरह से पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं, ऐसे वेसिकल्स के रूप में टूटने लगते हैं इस तरफ से। ठीक है, अब ये वाला जो वेसिकल्स जो भी पैक्ड है, इसमें प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, ये अब मूव करेगा वेसिकल के फॉर्म में, और इसी के पास गोल्जी बॉडी आगे मिलेगा इनको इस तरीके से, गोल्जी बॉडी। अब ये मटेरियल गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। अब हम नेक्स्ट इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, जब गोल्जी बॉडी एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से एक बार हम ये देखेंगे कि ये गोल्जी बॉडी, इनका जो भी मटेरियल है ये सेल्स के बाहर सिक्रीट करेगा, कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इतने ही देखेंगे। सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्लास में हम गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम डिस्कस